हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हम आपसे रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, साथ ही साथ आज कैबिनेट बैठक थी और इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और उन सभी फैसलों पर आपको सिलसिलेवार बताएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 पद और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। आज के कैबिनेट में लगभग 200 पद भरने का फैसला सरकार ने लिया है। लाहौल स्पीति के सिसु में नया पुलिस थाना खोलने व इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा चंबा जिला के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति कैबिनेट में प्रदान की गई। कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऋण योजना के विस्तार का फैसला भी लिया और इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार 1% की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान यहां पर जो है वो छात्रों को करेगी। मंत्रिमंडल ने 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को देने का फैसला भी लिया है। बैठक में 1610 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लोन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को भी पावर कॉर्पोरेशन को आवंटित करने का फैसला लिया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए भी अधिकृत किया और जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के 5 पद और पोस्ट कोड 939 के तहत 6 पद रिक्त रखे गए हैं। यानी कि विजिलेंस रिपोर्ट आने के बाद सुक्खू कैबिनेट ने रिजल्ट घोषित करने की मंजूरी दे दी है और पहले दोनों पोस्ट कोड के तहत 16 पद होल्ड किए गए थे। विजिलेंस रिपोर्ट में 5 आरोपित कर्मचारियों का भी इसमें नाम शामिल था, जिसे अब ठीक कर 16 की जगह 11 पद ही होल्ड रखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। और यह बड़ी बात है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हजारों लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पोस्ट कोड 903 और 939 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आज सरकार ने कैबिनेट में फैसला सुना दिया है। अब 903 939 पोस्ट कोड के तहत जो है वो सभी पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे। और आयोग, राज्य चयन आयोग से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि 903 का रिजल्ट तैयार हो चुका है लगभग 90% और 939 का भी प्रोसेस में चल रहा है। तो ऐसे में जैसे ही उनके पास कैबिनेट की रिटर्न में अप्रूवल आ जाएगी, रिटर्न में आदेश आएंगे तो उसके 2 हफ्ते बाद जो है वो इन दोनों पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में सोलन में चल रहे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष स्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। और इसके अलावा शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट के सुदृढ़ीकरण का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को लेकर भी यहां पर जो है वो मंजूरी प्रदान की। और इसी तरह देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट ने गृह विभाग में 2 पुलिस उप अधीक्षक, जिला कारागार मंडी में औषध वितरक का 1 पद, सहायक निदेशक और सहायक निदेशक का 1 पद तथा प्रयोगशाला सहायक के 3 पद भरने का भी फैसला लिया। और इसके अलावा प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी फैसला कैबिनेट में आज लिया गया। कैबिनेट ने शिमला के शोकी और सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ESI चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 चिकित्सा अधिकारियों जिसमें डेंटल के पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति भी प्रदान की गई।
गई। कैबिनेट ने फॉरेंसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में रोगी कल्याणी समिति की स्ट्रेंथन के लिए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के नेतृत्व में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। इसमें पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी सरकार से सिफारिश करेगी कि किस तरह रोगी कल्याण समिति को मजबूत किया जाए। मंत्रिमंडल ने फॉरेंसिक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहां पर जो है वो काफी महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं और बड़ी बात यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में बेरोजगार युवाओं को लेकर जो एक फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि आप देखिए आज काफी संख्या में सचिवालय में भी बेरोजगार युवा पहुंचे थे, काफी ज्यादा आक्रोशित थे रिजल्ट ना निकलने पर, कमीशन से भर्तियां ना होने पर। लेकिन आज जिस तरह से कैबिनेट ने पोस्ट कोड 939 और 903 का रिजल्ट निकालने को हरी झंडी दे दी है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के राज्य चयन आयोग जिसे सरकार ने अभी गठित किया है, वहां पर 20 पोस्ट कोड का रिजल्ट भी बनकर लगभग तैयार होने वाला है और जल्द ये रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। तो फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार जो है वो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी में बदलाव की बात कह रही थी और आज जो है वो स्ट्रीट वेंडर कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सभापति बनाया गया है, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्य बनाया गया है, इसी तरह लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिल शर्मा और सतपाल सिंह, रणधीर शर्मा, हरीश नारथा को भी इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है और यह कमेटी पॉलिसी बनाकर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और विधानसभा सचिवालय की ओर से यह अधिसूचना जारी हुई है। तो आप खुद सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर कमेटी गठित करने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। लगातार जो है वो लोग इस कमेटी इस पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे थे। तो अब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश में के अलग अलग जगहों पर जितने भी तह बाजारी बैठते हैं या फिर जो बाहर से व्यापार करने के लिए हिमाचल में आते हैं, अब इस पॉलिसी के तहत उन पर सख्ती लागू होगी, उनकी वेरिफिकेशन होगी और उसके आधार पर ही उन्हें अपना व्यापार करने की अनुमति हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। तो कई बदलाव स्ट्रीट वेंडर कमेटी में देखने को मिल सकते हैं। बाहरी राज्यों से या दूसरे देशों से आने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर होंगे उनकी वेरिफिकेशन हिमाचल प्रदेश में होगी, तभी वो एंटर हो पाएंगे और उसके बाद ही हिमाचल में काम कर पाएंगे। तो फिलहाल स्ट्रीट वेंडर कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के जो विधायक है इस कमेटी में उन्हें सदस्य बनाया गया है और आने वाले समय में यह कमेटी इस पॉलिसी के नियमों को सरकार के समक्ष पेश करेगी। ऐसे में देखना यह बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस कमेटी में और क्या क्या बदलाव होते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला साहानी डाकघर बालू तहसील ओट को राजकीय प्राथमिक पाठशाला देहरी नाल में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद की खंडपीठ ने साहानी निवासी गुरदयाल सिंह, भोलेराम, दलीप सिंह और सतीश कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं और इसी तरह से हाईकोर्ट ने आज प्राइमरी टीचरों को लेकर भी बड़े आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें 18 दिसंबर 2014 से नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश सत्यन वैद ने सैकड़ों शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकारते हुए उन्हें 18 दिसंबर 2014 से नियमित करने के आदेश जो है वो यहां पर जारी किए हैं। तो एक ये बड़ी खबर अपने आप में है। प्रार्थियों के अनुसार शुरू में वे अन्य ग्रामीण विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और पीटी अध्यापकों की तरह प्राइमरी असिस्टेंट टीचर स्कीम 2003 के तहत लगे थे। वर्ष 2014-15 में सरकार ने विद्या उपासक, पैरा टीचर्स और पीटी अध्यापकों शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और 1 अप्रैल 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु इन प्रार्थियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद सरकार ने 5 अगस्त 2020 को उन्हें जारी आदेशानुसार 20 अगस्त 2020 से नियमित किया, जबकि पैरा टीचर्स को 18 दिसंबर 2014 से नियमित किया गया। प्रार्थियों का कहना था कि वे पैरा टीचर्स की ही तरह पिछली तारीख से नियमितीकरण का हक रखते हैं। उन्होंने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें बैक डेट से नियमितीकरण का
का लाभ देने की गुहार लगाई थी और सरकार का यह भी कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों के कारण प्रार्थियों को नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया जा सका और सुप्रीम कोर्ट से फैसला पीटीए शिक्षकों के हक में आने के बाद उन्हें भी 20 अगस्त 2020 से नियमित कर दिया गया। कोर्ट ने सरकार के इस रवैये को मनमाना व भेदभाव पूर्ण मानते हुए प्रार्थी शिक्षकों को 18 दिसंबर 2014 से सभी सेवा लाभों सहित नियमितीकरण का लाभ देने के आदेश पारित किए हैं। तो ये प्राइमरी टीचरों के लिए आज अच्छी खबर रही है। इसके अलावा अगली खबर की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बाद से मचे हंगामे के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 23 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुला ली है। बैठक में संगठन से जुड़े सभी सदस्यों सभी विषयों पर बातचीत होनी है। बैठक में बीजेपी के किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श करते हुए पार्टी नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। कांग्रेस की इस बैठक में कांग्रेस की यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होगी। इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट के सभी सदस्य, सीपीएस, कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, पिछले विधानसभा चुनाव में रहे पार्टी प्रत्याशी, सभी जिलाध्यक्षों व अग्रणी संगठनों व विभागों के राज्य प्रमुख भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की होने वाली है, क्योंकि एक तरफ से मस्जिद विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो ये बैठक कई मायने में अपने आप में देखी जा रही है। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शिमला नहीं पहुंच पाए। सुबह दिल्ली से जब राहुल गांधी शिमला स्थित छराबड़ा के लिए निकले तो करनाल से वापस दिल्ली चले गए। राजनीतिक मसलों के चलते उन्हें वापस दिल्ली लौटना पड़ा है। अब राहुल गांधी 22 सितंबर रविवार को शिमला आएंगे। यहां पर एक दिन आराम करने के बाद 23 को चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर निकल जाएंगे। इससे पहले राहुल गांधी के शिमला पहुंचने पर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राहुल गांधी शिमला के छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर पर जाने थे। उनकी माता सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी पहले से ही शिमला में हैं। अभी ये दोनों यहां पर 2 से 3 दिन तक रुकेगी, जिसके बाद वापस दिल्ली लौट जाएगी। राहुल गांधी के शिमला आने के बाद पूरा गांधी परिवार शिमला से ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर नजर रखेगा। हालांकि राहुल गांधी आज नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले छराबड़ा प्रियंका गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी शिमला पहुंची थी। अगली खबर की बात करें तो जैसा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में कहा था, ठीक वैसा ही अमल में लाया गया है। 1 रुपए की सब्सिडी खत्म करने से सुक्खू सरकार ने एक साल में खजाने के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का इंतजाम कर लिया है। राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों को दी जाने वाली 1 रुपए की बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है और इससे सरकार के खजाने में सालाना 600 करोड़ रुपए आएंगे। सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा था कि हिमाचल में 14 तरह की बिजली सब्सिडी दी जा रही है और इससे बिजली बोर्ड पर घाटे का बोझ बढ़ रहा है। सरकार चरणबद्ध तरीके से बिजली सब्सिडी खत्म करेगी और इसी कड़ी में पिछले कल अधिसूचना जारी कर बड़े उद्योगों को बिजली पर दी जाने वाली 1 रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हालांकि इतना करने पर भी हिमाचल में उद्योगों को पंजाब व हरियाणा से सस्ती बिजली हिमाचल में मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए राहत जारी रखी है। इस संदर्भ में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड व राज्य के अफसरों के साथ कई राउंड की बैठक की और इस मीटिंग में बिजली की सब्सिडी से जुड़े कई पहलुओं पर अफसरों से प्रेजेंटेशन व आंकड़े मांगे गए थे। उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है और भविष्य में जो है वो बिजली के बिल आने वाले समय में आम जनता से लेकर जो एक तौर पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न है, उन लोगों को भी अब बिजली आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर लोगों को बिजली के बिल आने शुरू हो चुके हैं।
फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आज प्रदर्शन किए। आज शिमला में इसी के तहत आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी पेंशनर्स ने प्रदर्शन किया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि जुलाई माह में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक ऊना में हुई थी, जिसमें पेंशनर्स ने सरकार को 15 सितंबर तक जेसीसी गठन की मांग या वार्ता को बुलाने का समय दिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक ना तो जेसीसी का गठन किया और ना ही पेंशनर्स को वार्ता के लिए बुलाया, जिसके कारण पेंशनर्स सरकार से नाराज हो गए हैं और सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं और सभी जिला मुख्यालयों से पेंशनर्स डीसी व अन्य अधिकारियों के माध्यम से सीएम सुक्खू को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें सरकार से जल्द जेसीसी गठन की मांग की जाएगी। आत्माराम शर्मा ने कहा कि जेसीसी में सिर्फ वित्तीय मुद्दे नहीं बल्कि पेंशनर्स के अन्य प्रशासनिक पर भी चर्चा होती है, इसलिए पेंशनर्स की मांग है कि जल्द उनको बुलाया जाए और पेंशनरों के मुद्दों को सॉल्व सरकार की ओर से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि पेंशनर्स को जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो पेंशनर्स प्रदेश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के मेडिकल बिल काफी समय से लंबित पड़े हुए हैं। जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन के पूरे लाभ नहीं मिल पाए हैं और इसी के साथ कम्यूटेशन की राशि कटौती 10 साल के बाद बंद करने की भी मांग यहां पर उठाई गई है और इसके अलावा छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान, डीए की किस्त व जेसीसी के गठन की मांग पेंशनर्स काफी लंबे समय से कर रहे हैं। पेंशनर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसके चलते पेंशनरों में रोष है और आज सड़कों पर उतर गए हैं। इसी तरह से आज रोजगार युवा नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। प्रदेश सचिवालय के अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और बाहर बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रियंका गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव में किया नौकरी देने का वायदा पूरा करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बेरोजगार युवा नई नौकरी निकालने, पुरानी परीक्षाओं के लटके रिजल्ट घोषित करने, आउटसोर्स भर्ती बंद करने, रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा नौकरी देने को लेकर विरोध कर रहे हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बालकृष्ण ने बताया कि प्रदेश सरकार नई नौकरियां देने के बजाय रिटायर लोगों को दोबारा नौकरी पर रख रही है। सरकार को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, मगर इस दौरान कमीशन के माध्यम से सिर्फ 1460 लोगों को ही नौकरियां दी गई है। प्रदर्शन कर रहे एक अन्य बेरोजगार युवा ने यहां तक बताया कि आउटसोर्स और रिटायर कर्मचारियों का झुंड खड़ा सरकार ने कर दिया है। सरकार जरूरत के हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारियों को रख रही है। नई भर्तियां नहीं होने की वजह से हिमाचल देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनने पर 5 साल में 5 लाख जो नौकरियां हैं देने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक जो है वो उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही है और ऐसे में जो है वो यहां पर युवाओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो आज काफी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है, हालांकि अभी भी बेरोजगार युवा सचिवालय के बाहर ही डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, तब तक वो यहीं पर रहेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मिड डे मील वर्करों की सैलरी में 900 रुपए की कटौती होगी। मर्ज हुए 1094 स्कूलों में तैनात लगभग 518 मिड डे मील वर्करों को इससे झटका लगा है। बंद हुए स्कूलों में तैनात मिड डे मील पीएम पोषण योजना से बाहर हो चुके हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इनकी सेवाओं को सुरक्षित रखा है। सरकार अपने बजट से 3600 रुपए हर माह मानदेय मिड डे मील वर्करों को देगी। गौरव की केंद्र सरकार मिड डे मील वर्करों के वेतन के लिए हर वर्कर के लिए हर माह 900 रुपए देती है। वहीं 3600 रुपए सरकार का बजट है। कुल मिलाकर मिड डे मील वर्कर्स को 4500 का मानदेय हर महीने मिलता है और जो कि अब कटकर 3600 रुपए हो जाएगा। फिलहाल अब नजदीकी स्कूलों में मिड डे मील वर्करों को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। कुल मिलाकर हिमाचल के सरकारी स्कूलों में जो स्कूल बंद हुए हैं, उन स्कूलों के जो मिड डे मील वर्कर है वो केंद्र सरकार की पोषण योजना से बाहर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से अब उन मिड डे मील वर्कर्स को बजट नहीं आएगा और केवल जो राज्य सरकार का हिस्सा है 3600
रुपए का वही मानदेय अभी इन वर्कर्स को दिया जाएगा। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। 15 दिन में एसएमसी के रेगुलाइजेशन पर सरकार बड़ा फैसला लेगी। शिक्षा विभाग ने आरएनपी रूल्स तैयार कर दिए हैं। सरकार जल्द नियमों को अंतिम मंजूरी देगी। बैच वाइज से एसएमसी को 5% कोटा यहां पर जो है वो बैच वाइज से अनुबंध पर आने के लिए मिलेगा। एसएमसी को नियमितीकरण में आने के लिए टेट, बीएड और नेट सेट ये सभी चीजें अनिवार्य रहेगी। एलडीआर परीक्षा में मेरिट पर आने वाले अनुबंध में मेरिट पर आने वाले एसएमसी को ही अनुबंध में लाया जाएगा। सरकार ने विभाग को 15 दिन में मामले को निपटाने के आदेश दिए हैं और ऐसे में जो लंबे समय से एसएमसी शिक्षक अपने रेगुलाइजेशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी राहत वाली बात यह है कि 15 दिन में जो उनका मामला है वो निपट जाएगा और धीरे धीरे जो है वो अब अनुबंध से और फिर उसके बाद नियमित शिक्षक की सूचियों में शामिल हो जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री से अंशकालीन दैनिक बोगी जलवाहक संघ ने मुलाकात की। संघ ने नियमितीकरण की अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई। इस दौरान जो है वो जलवाहकों ने कहा कि सैकड़ों कर्मचारी अपने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 6 माह से कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और आश्वासन न मिलने पर संघ ने ये कहा है कि अब वो आगामी रणनीति भी तैयार करेंगे और अगली कैबिनेट में अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे में जल्द वो एक आंदोलन का रूप जो है वो उनकी मांग को लेकर वो पूरे हिमाचल प्रदेश में करेंगे और अपना काम भी ठप कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो मस्जिद विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था। इस बीच अब धर्मांतरण का मामला जो है वो गर्मा गया है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 2 लड़कियों का ईसाई धर्म के प्रचार करते वक्त का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कुछ लोग दोनों लड़कियों पर धर्म के नाम पर जनता को बहकाने का आरोप लगा रहे हैं। ईसाई धर्म से संबंध रखने वाली लड़कियां दावा कर रही है कि संविधान भी उन्हें अपने धर्म के प्रचार का अधिकार देता है। वह लोगों को बाइबल के बारे में बता रही है। इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिमला रिज पर सरेआम ईसाईकरण का काम करती लड़कियां और इस तरह से पूरे हिमाचल में कितनी लड़कियां हैं जो इस तरह से ईसाईकरण का काम कर रही है। इसी तरह अगर आपको बता दें तो मस्जिद विवाद के चलते आज प्रदेश भर में पुलिस सुरक्षा के बीच मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। वहीं मस्जिद विवाद को लेकर आज धर्मशाला में लोगों ने कोतवाली बाजार भी बंद रखा। अगली खबर की बात करें तो चौपाल शिमला मुख्य मार्ग पर बीती देर शाम दियोंदर नामक स्थान पर कार खाई में गिर गई जिससे कार सवार नेरवा के चिंजन गांव के सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सुनील कुमार अपनी गाड़ी से नेरवा से शिमला की तरफ जा रहा था। राहगीरों ने इस सूचना को पुलिस को दिया जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के हेड ऑफिस के बाहर बीती शाम को अमेरिकी मूल की तिब्बती विदेशी महिला ने निर्वासित तिब्बती सांसद की गाड़ी रोककर हमला किया। निर्वासित तिब्बती सांसदों पर यह हमला तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां के एक दिन बाद हुआ है और हमले के पहले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पुलिस पहले से मौके पर मौजूद थी। इससे विदेशी महिला का निर्वासित तिब्बती सांसद पर हमला नाकाम हो गया। पुलिस ने हमला करने वाली महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो मस्जिद विवाद में आज धर्मशाला का कोतवाली बाजार बंद रहा। व्यापारियों ने सुबह 9 से 12 बजे तक अपनी दुकानों को बंद रखा। इस दौरान कोतवाली बाजार में व्यापारियों ने आक्रोश रैली निकाली और बाहरी लोगों की वेरिफिकेशन की मांग की गई। वहीं कांगड़ा जिला के नगरोटा बकवा के गांधी ग्राउंड में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। उधर मंडी जिला में अवैध मस्जिद का बिजली पानी काट दिया गया है। नगर निगम मंडी के कहने पर बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग ने अवैध ढंग से बनी मस्जिद में बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के आदेश दिए थे। एमसी आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि अवैध घोषित संपत्ति से बिजली और पानी काटने का प्रावधान पहले से ही एक्ट में है। अब इसे काटने के लिए संबंधित विभागों को बोल दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो सोलन शहर के वार्ड नंबर 2 में एक युवक द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी गई। वार्ड नंबर 2 की पार्षद सुषमा ने बताया कि यहां पर पहले से
सेवा निकेतन आश्रम हुआ करता था, जहां पर युवक रह रहा था। युवक सिरमौर के रहने वाला है। उन्होंने कहा कि कई बार आश्रम के लोगों से संपर्क किया गया कि जिन्हें भी यहां रूम दिया गया है उनकी जांच की जाए। इसको लेकर वे पुलिस से भी बात करने ही वाले थे कि आज यह घटना घटित हो गई। आत्महत्या के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। किन्नौर जिला के उपायुक्त अमित शर्मा के पिता भानी शर्मा पिछले 10 दिनों से लापता है। 67 वर्षीय भानी शर्मा 7 सितंबर को चंबा जिले के भरमौर में मणिमहेश यात्रा पर गए थे, जहां से 10 सितंबर को लापता हो गए। उनकी तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। हाल ही में अमृतसर में भानी शर्मा का बैग, कपड़े और मोबाइल भी मिला है, जो कि उनकी अनुपस्थिति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। परिवार ने जानकारी देने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है, जिससे लोगों को मामले में मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी तरह से मौसम की बात करते हैं। हिमाचल में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। प्रदेश में 23 सितंबर तक मानसून धीमा रहेगा। 24 सितंबर से मैदानों सहित पहाड़ों पर एक बार फिर बारिश हो सकती है। 25 व 26 को गर्जन के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर धूप खिलने से दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है और धूप खिलने से तापमान में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बदलता मौसम है, शरद ऋतु शुरू हो चुकी है, तो अब ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।